डिक्री में प्रॉपर्टी सेल कैसे होती है? एग्जीक्यूशन में कलेक्टर को कौन कौन सी पावर्स दी जाती हैं? प्रॉपर्टी सेल हो जाने के बाद एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है? इन सारी बातों को आज की इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हमारा सीपीसी की सीरीज़ के अंदर एग्जीक्यूशन पोर्शन जो हम पढ़ रहे हैं उसी के अंदर। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था सेक्शन 64 तक। आज की इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 65 से लेकर आगे कंटिन्यू करेंगे सेक्शन 74 तक, और फिर उसके बाद हम सेक्शन 75 से ऑनवर्ड्स अपनी पिछली सेक्शन सीरीज़ के अंदर पढ़ चुके हैं। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, और सबसे पहले है जी सेक्शन 65। सेक्शन 65 के अंदर बताया गया है कि एक प्रॉपर्टी जो एग्जीक्यूशन के अंदर सेल हुई है तो उसको जिस बंदे ने ख़रीदा है वो उसके नाम तब से समझी जाएगी जब से उसने ख़रीदी है, ना कि तब से जब से सेल एब्सोल्यूट हुई है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि ऑक्शन के अंदर जब बोली लगती है तो कुछ अर्नेस्ट अमाउंट उस वक्त जमा करानी होती है और बाकी अमाउंट कुछ टाइम के बाद जमा करानी होती है। तो जब वो बाकी अमाउंट बंदा जमा करा लेता है तो तब जाकर वो सेल एब्सोल्यूट होती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि सेल एब्सोल्यूट जिस दिन भी हो, प्रॉपर्टी उस दिन से उस बंदे की समझी जाएगी जिस दिन उसने ये टाइटल लिया था और बोली लगाई थी। उसके बाद सेक्शन 66 के अंदर बताया गया है कि एक प्रॉपर्टी जो एग्जीक्यूशन के अंदर सेल हुई है और उसको जिस बंदे ने ख़रीदा है उसके ख़िलाफ़ आप दावा दायर करते हैं कि इसने तो प्लेंटिफ के बिहाफ पे ख़रीदा है, तो आपका ये दावा मेंटेनेबल नहीं होगा। यानी कि एक प्रॉपर्टी सेल हुई और किस लिए सेल हो रही है? इसलिए सेल हो रही है कि उस प्रॉपर्टी की प्रोसीड्स से प्लेंटिफ को पैसे दिए जाएंगे क्योंकि उसने डिग्री हासिल कर ली है। अब उसने कोई बंदा रख लिया जो उसकी बिहाफ पर वो प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहता है, क्योंकि अच्छी प्रॉपर्टी है, वो चाहता है कि मैं ख़ुद ख़रीद लूँ किसी और के बिहाफ से। तो उसने ख़रीद ली, तो आप अब उसके ख़िलाफ़ दावा दायर नहीं कर सकते कि ये प्रॉपर्टी तो ये नहीं ख़रीद सकता। ये दावा मेंटेनेबल नहीं होगा सिर्फ इस ग्राउंड पर कि इसने प्लेंटिफ के बिहाफ पर ली है। 1 के अंदर ये बताया गया। सब क्लास 2 के अंदर बताया गया कि हाँ आप दावा दायर कर सकते हैं, लेकिन उसकी 3 एक्सेप्शंस है। कौन सी? पहली तो ये कि आपको वो प्रॉपर्टी आपसे फ्रॉडुलेंटली ख़रीदी है, यानी कि जिसने वो प्लेंटिफ के बिहाफ पर ख़रीदी है ना, उसने फ्रॉडुलेंटली ख़रीदी है, उसने फ्रॉड से ख़रीदी है, उसने कोई भी फ्रॉड किया है, किसी किस्म का फ्रॉड कर दिया, या वो उसने डिग्री गलत शो की है, या उसने पैसे गलत दिए हैं, तरीके से दिए हैं, कोई भी फ्रॉड आप कह सकते हैं, तो फिर आपका दावा मेंटेनेबल है। या फिर जो रियल ओनर है उसकी कंसेंट के बगैर, यानी कि आप कह रहे हैं ना कि प्लेंटिफ के बिहाफ पर ली है, उसने प्लेंटिफ के बिहाफ पर ली ही नहीं है, रियल ओनर जो है प्रॉपर्टी का उसकी कंसेंट के भी बगैर ली है, यानी कि वो इसको नहीं बेचना चाहता था या नहीं देना चाहता था, उसकी कंसेंट नहीं थी इसको देने की और इसने ख़रीद ली है। दूसरा ग्राउंड हो गया। तीसरा ग्राउंड ये है कि कोई थर्ड पर्सन है, उसका क्लेम है उस प्रॉपर्टी के ऊपर और वो आ गया है और वो कहता है कि नहीं, ये प्रॉपर्टी तो ये नहीं ख़रीद सकता, इस प्रॉपर्टी से तो मैंने रियल ओनर से लाइबिलिटी लेनी है, इसके ऊपर तो कोई इनकम्बरेंस है इस प्रॉपर्टी के ऊपर, मैं मॉर्गेजी हूँ, मुझे इसने पैसे पे करने हैं। तो फिर ये ग्राउंड भी अगर आ गया तो वो फिर आपकी वो दावा आपका फिर मेंटेनेबल हो सकता है। तो 66 के अंदर यही बताया गया है कि प्लेंटिफ के बिहाफ पर प्रॉपर्टी ख़रीदी है, इस बात पर आप दावा दायर नहीं कर सकते। अगर फ्रॉड से ख़रीदी है, रियल ओनर की कंसेंट के बगैर ख़रीदी है, या थर्ड पर्सन का कोई क्लेम है, तो फिर आप दावा दायर कर सकते हैं। सेक्शन 67 के अंदर बताया गया है कि कोई ऐसा लैंड है जिसके ऊपर क्लास ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि कोई ऐसा इंटरेस्ट है लोगों का और उसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, यानी कि उसकी वैल्यू नहीं लगाई जा सकती, उसको डिटरमाइन नहीं कर सकती हुकूमत, और उसके ऊपर डिग्री को एग्जीक्यूट करना है, यानी कि उस लैंड को सेल करना है एग्जीक्यूशन में। ऐसा लैंड है जिसको एग्जीक्यूशन में सेल करना है और उसकी वैल्यू पता नहीं चल रही, तो फिर अदालत हुकूमत क्या कर सकती है? हुकूमत प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल गज़ट के अंदर नोटिफिकेशन देकर रूल्स बना सकती है। 67 के अंदर यही बताया गया कि ऐसा लैंड जिसको सेल करना है एग्जीक्यूशन में और उसकी वैल्यू का पता नहीं चल रहा, तो उसके लिए हुकूमत रूल्स बना सकती है। उसके बाद बताया जा रहा है कि जब CPC वहाँ पर लागू नहीं थी और जब CPC उस पर लागू हो गई तो और वो रूल्स वहाँ पर इन्फोर्स थे, तो फिर हुकूमत नोटिफिकेशन के ज़रिए उन रूल्स को कंटिन्यू भी रख सकती है, उनको मॉडिफाई भी कर सकती है। आगे बताया गया है कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन ये बात बताएगा, सेट आउट करेगा कि वही रूल्स क्या कंटिन्यू रह रहे हैं उसी तरह या उनको मॉडिफाई किया जा रहा है। 67 के अंदर यही बात की गई है।
सेक्शन 68 के अंदर बताया गया है कि हुकूमत के पास इख्तियार है कि वो किसी भी प्रॉपर्टी की सेल, जिसके बारे में सेल का ऑर्डर कर दिया है अदालत ने, या उसकी एग्जीक्यूशन के अंदर कोई इस किस्म की पार्टिकुलर सेल के बारे में है या कोई इस किस्म की पार्टिकुलर डिग्री है, इसको वो कलेक्टर को ट्रांसफ़र कर सकती है एग्जीक्यूशन के लिए, जिसमें इस किस्म का कोई इंटरेस्ट है। तो 68 के अंदर यही बताया गया है। और 69 के अंदर बताया गया है कि जब कलेक्टर के पास वो ट्रांसफ़र करेगी हुकूमत एग्जीक्यूशन के लिए, तो फिर जो शेड्यूल 3 के अंदर रूल्स हैं वो सारे अप्लाई होंगे। सेक्शन 70 के अंदर बताया गया है कि सेक्शन 70 के अंदर बताया गया है कि फिर गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है। किस चीज़ के? जब डिक्री ट्रांसफ़र होगी सिविल कोर्ट से कलेक्टर के पास एग्जीक्यूशन के लिए, ट्रांसमिट होगी, या कलेक्टर के किसी सबऑर्डिनेट के पास एग्जीक्यूशन के लिए, तो उसके लिए रूल्स बना सकती है, प्रोसीजर बना सकती है। साथ में क्लास बी के अंदर बताया गया है कि उसके पास सारी पावर्स वो कन्फ़र की जाएंगी जो एक सिविल कोर्ट के पास होती हैं। कलेक्टर के पास सारी वो पावर्स उसको कन्फ़र की जाएंगी, या उसके सबऑर्डिनेट को जिसने वो एग्जीक्यूट करनी है उसको कन्फ़र की जाएंगी। उसके बाद सब क्लास 3 के अंदर बताया गया है कि सिविल कोर्ट्स के पास जैसे पावर्स होती हैं अपील में, रिवीजन में और एपेलेट जुरिस्डिक्शन जिस तरह भी होती है, वो सारी की सारी फिर कलेक्टर के पास भी होंगी। उसके लिए भी हुकूमत रूल्स बना सकती है कि उनकी जो सुपीरियर अथॉरिटीज़ होंगी, जो कलेक्टर की सुपीरियर अथॉरिटीज़ हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है या MBR है, इसी तरह उनके बारे में भी रूल्स बना सकती है। और सब क्लास 2 के अंदर बताया गया है कि जब ये पावर्स कलेक्टर को दे दी जाएंगी, तो फिर सिविल कोर्ट्स इसके ऊपर अपनी पावर्स अप्लाई नहीं कर सकती। फिर सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के ऊपर और पावर्स के ऊपर बार लगा दिया गया है। फिर वो पावर सारी ऑल इन ऑल फिर वो कलेक्टर होगा। सेक्शन 71 के अंदर बताया गया है कि जब कलेक्टर इस तरह एक्ट करेगा कि जो उसको पावर्स दे दी गई हैं सिविल कोर्ट्स वाली, और वो जब इस तरह एक्ट करेगा तो वो एक जज की तरह एक्ट कर रहा होगा, ना कि एक कलेक्टर की तरह एक्ट कर रहा होगा। सेक्शन 72 के अंदर कलेक्टर को ये पावर्स दी गई हैं कि वो क्या कर सकता है, वो ये कर सकता है कि कोई ऐसा लोकल एरिया है जिसके ऊपर सेक्शन 68 एनफोर्स नहीं हो रहा, उसका इतलाक़ नहीं हो रहा, और वो ऐसा लैंड है या शेयर ऑफ लैंड है किसी जगह पर कि जिसकी डिग्री को एग्जीक्यूट करने के लिए ये ज़रूरी है कि पहले उसको मुंतकिल किया जाए, किसी आर्जी पीरियड के लिए किसी को मुंतकिल किया जाए, किसी को एलियनेट किया जाए। ये कलेक्टर समझता है कि ज़रूरी है, तो फिर हुकूमत उसको ये पावर्स दे सकती है कि आप ऐसा करें कि आप इस प्रॉपर्टी को आप एलियनेट करें, बजाय इसके कि आप इसकी सेल कराएं। तो जहाँ पर कलेक्टर ये समझे कि ये करना ज़रूरी है तो वो कर सकता है। और उसके बाद बताया गया है कि सेक्शन 69 से 71 तक के सारे रूल्स अप्लाई होंगे अगर कलेक्टर ये करता है। 69 से 71 सेक्शन के कौन से रूल्स हैं? यही हैं कि जब कलेक्टर किसी प्रॉपर्टी को सेल करता है या उसको ट्रांसमिट होती है, तो उसके पास सारी वो पावर्स होती हैं, और ये इस तरह की जो भी सारी बातें बताई गई हैं वो अप्लाई होंगी। सेक्शन 73 के अंदर बताया गया है कि अब प्रॉपर्टी को सेल हो जाने के बाद जो उसके एसेट्स होंगे उनको कैसे तकसीम किया जाएगा। अगर एक प्रॉपर्टी जो सेल होगी उसके ख़िलाफ़ 3 बंदे आ गए एग्जीक्यूशन के लिए, एक बंदा आया, उसने कहा कि मेरी भी एग्जीक्यूशन है, मेरे पास भी डिग्री है, दूसरा आया मेरे पास भी डिग्री है, तीसरा आया मेरे पास भी डिग्री है, और प्रॉपर्टी एक है, जजमेंट डेटर एक है और डिग्री होल्डर 3 है। तो फिर कैसे होगा? फिर ऐसे होगा कि जब वो प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी तो उसके बाद जो कॉस्ट लगेगी उसकी रियलाइजेशन के ऊपर, कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन का अच्छा कॉन्सेप्ट दिया गया है इंसॉल्वेंसी एक्ट के अंदर। तो उसके अंदर बताया गया है कि जो प्रॉपर्टी सेल होने होती है उसके ऊपर अदालत रिसीवर अपॉइंट करती है। रिसीवर जो उस प्रॉपर्टी को संभालने के ऊपर कॉस्ट उसकी लगती है, उसका कोई अपनी परसेंटेज होती है, उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन। तो कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन निकाल लेने के बाद जो भी बचेगा वो हिसाब के साथ, यहाँ पर लफ्ज़ यूज़ हुआ है रेटेबली, तो उसको हिसाब के साथ जितना जितना जिसका पोर्शन और शेयर रेशो बनती होगी उसके मुताबिक उसको वो एसेट्स डिवाइड कर दिए जाएंगे। उसके बाद बताया गया है कि अगर वो प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू मॉर्टगेज है या इनकम्बरेंस है, तो उसके ऊपर कोई ऐसी बात, उसके बाद बताया गया है कि अगर वो प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू मॉर्टगेज है या इनकम्बरेंस है, तो उस प्रॉपर्टी की सेल हो जाने के बाद, उस प्रॉपर्टी की सेल हो जाने के बाद उसके बाद बताया गया है कि अगर वो प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू मॉर्टगेज या इनकम्बरेंस है, तो प्रॉपर्टी सेल हो जाने के बाद उस मॉर्टगेजी या इनकम्बरेंसर को कोई सरप्लस नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसको ये कहा जाएगा कि आप इसके ऊपर इनकम्बरेंस हटाएं और जो आपका शेयर बनता है वो आप ले लें, बाकी कोई सरप्लस उसको प्रॉपर्टी के ऊपर
नहीं दिया जाएगा। उसके बाद बताया गया है कि जब प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी तो अब उसके एसेट्स को तकसीम करने का तरीक़ाकार क्या होगा। सबसे पहले तो उसका जो कास्ट सेल के ऊपर ख़र्चा आया है उसका ख़र्चा वो निकाला जाएगा, यानी कि ऑक्शन के ऊपर, इश्तिहार के ऊपर, नीलाम के ऊपर जितना ख़र्चा आता है पहले वो निकाला जाएगा। फिर उसके बाद उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई इनकम्बरेंस है, कोई चार्ज है तो वो निकाला जाएगा। फिर उसके बाद जिस बंदे को वो प्रॉपर्टी देनी थी, वो सेल प्रोसीड्स देनी थी, यानी कि डिग्री को सेटिस्फाई करना था, उसको सेटिस्फाई किया जाएगा। फिर उसके बाद चौथे नंबर पर उसको दी जाएगी जो सेल से पहले आ गए थे कि भाई हम भी एंटाइटल्ड हैं और हमारा भी राइट बनता है, तो फिर उन बंदों के अंदर तकसीम कर दी जाएगी। उसके बाद बताया गया है कि अगर किसी बंदे को गलत चली गई है तो वो पाबंद होगा कि वो एसेट्स को रिफ़ंड करे। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर सेक्शन 65 से लेकर सेक्शन 74 तक, जिसके अंदर हमने सेल का प्रोसीजर पढ़ा। बाकी हम इसको डिटेल के साथ रूल्स के अंदर पढ़ेंगे, जो कि ऑर्डर 21 पूरा का पूरा 103 रूल्स का एग्जीक्यूशन के ऊपर बेस करता है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।